हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीए इंटर नवंबर 2020 का आईडीटी पोर्शन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग डीटी सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं किए तो आप वो भी कर सकते हो डीटी पोर्शन, और इस पार्ट में हम लोग आईडीटी देखने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर तो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हो। चलिए यहां आते हैं हम लोग और सेक्शन बी आईडीटी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पेमेंट और आईटीसी वाले चैप्टर से लिंक्ड होके आता है, और ये कंफर्म क्वेश्चन हर टर्म में आना ही आना है इससे लिंक्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोल रहा है केएनके लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हेवी मशीन्स। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड आदमी है, कुछ काम करता है अपना, रजिस्टर्ड आदमी है, ठीक है। इट्स आउटवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 आर एज फॉलोज। तो उसका आउटवर्ड सप्लाई ये रहा। पहला क्या है, इंटरस्टेट 85 लैक्स, तो इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और नीचे दिया हुआ इंट्रास्टेट 15 लाख, तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, नीचे देखते हैं एप्लीकेबल रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज आर 9, 9 एंड 18%। तो हम निकाल भी लेते हैं ना, चलिए। कितना है यहाँ पर, 85 लाख का कितना परसेंट बोला है हमारे को, 18 बोला है ना। तो ये आ रहा है 15,30,000। तो ये हो गया 15,30,000, और ये 99% है, तो 15 लाख का 9%, ये हो जाएगा 1,35,000, और ये भी 1,35,000। क्लियर है। तो सिंपल सा डेटा है, आउटवर्ड का डेटा दे दिया हमारे को, ये उसका आउटपुट लायबिलिटी निकला। बोल रहा है द डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड आईटीसी के लिए दिया हुआ है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 आर एज फॉलोज। तो ये मेरा आईटीसी का डेटा दे दिया है। चलिए नंबर 1 क्या डेटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल ए। देखिएगा ये टैक्स का अमाउंट दे दिया आपको, तो आपको अलग से टैक्स नहीं निकालना है। सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है 60,000 ईच। आप जानते हो आपको इनपुट का भी क्रेडिट मिलता है, इनपुट सर्विस का भी मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है। बट क्रेडिट लेने के लिए सेक्शन 16(2) का 4 कंडीशन फुलफिल करना होता है। नंबर 1, आपके पास गुड्स आ जाना चाहिए, आपके पास इनवॉइस आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, और आपको जीएसटीआर 3 भी भरना पड़ता है। इसके अलावा सेक्शन 17 में कुछ इनएलिजिबिलिटी या ब्लॉक्ड क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए तो पॉइंट 1 बोल रहा है रॉ मटेरियल ए ऑफ विच 70% इनपुट्स प्रोक्योर्ड वेयर यूज्ड एंड 30% वेर इन स्टॉक एट द एंड ऑफ जनवरी 2020। बोल रहा है जितना भी आप रॉ मटेरियल लाए हो ना, उसमें से इस मंथ में 70% यूज हो गया, ठीक है, और 30% पेंडिंग है। टोटली इररेलेवेंट डेटा। क्यों? क्योंकि आईटीसी लेने के लिए 16(2) सेक्शन बोलता है, अभी बोल क्या है कि इनपुट गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, और यहां रिसीव हो गया है, यूज करने पे क्रेडिट नहीं है, रिसीव करने पे, तो आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा अभी तक के हिसाब से। नेक्स्ट नंबर 2, रॉ मटेरियल बी 50,000 अमाउंट दिया हुआ है, और बोल रहा है ऑफ विच 90% मटेरियल रिसीव्ड इन द फैक्ट्री। ध्यान दीजिए यहां पर ऊपर में यूज को लेकर था, यहां रिसीव को लेकर है। तो रॉ मटेरियल बी में बोल रहा है सिर्फ 90% रिसीव हुआ है, एंड रिमेनिंग मटेरियल कंप्लीटली डैमेज्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट ऑन द वे टू फैक्ट्री। देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ केएनके लिमिटेड। ये बेमतलब का डाइवर्ट कर रहा है। बोल रहा है जो भी रॉ मटेरियल बी था ना, 90% ही फैक्ट्री में रिसीव हुआ है, 10% रास्ते में एक्सीडेंट में बर्बाद हो गया। लॉस्ट डिस्ट्रॉयड वगैरह वाले केस में आप जानते हो सेक्शन 17(5), ठीक है, और 17(5) में ये क्या होता है, ब्लॉक्ड। तो 10% जो कि डिस्ट्रॉय हो गया वो तो रिसीव ही नहीं हुआ ना मेरे यहां, तो 10% का क्रेडिट नहीं मिलेगा, 90 का मिलेगा। तो अगर हम अमाउंट वाइज बोल लें तो यहां से आपको 50% का 90%, तो 45,000 का क्रेडिट मिलेगा,
और यहां से भी आपको 45,000 का क्रेडिट मिलेगा। 10% ब्लॉक्ड 17.5 में, ठीक है, रदर 17.5H में, अगर आप लोगों को नंबर याद हो तो। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। आपको ध्यान होगा प्लांट एंड मशीनरी को लेकर आप पढ़ते हो कि प्लांट एंड मशीनरी पे क्रेडिट मिलता है आपको, बट टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन, ये सब प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। और जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, अगेन 17.5 में ब्लॉक्ड है, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक रॉ मटेरियल ए का मिल रहा है, बी का 90% मिला है, थर्ड पॉइंट का नहीं मिला, फोर्थ इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो नॉर्मली मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर के लिए होता है, ठीक है, अप टू 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, बट पैसेंजर वाला, गुड्स वाले का तो मिलता है। तो ट्रक्स का क्रेडिट मिलता है, तो ट्रक्स का सर्विसिंग इंश्योरेंस कराओगे तो भी क्रेडिट मिलता था, तो इसका आपको आईटीसी मिलेगा। क्लियर है? ये ब्लॉक्ड नहीं है कहीं भी। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी आईटीसी एंड ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। बोल रहा पुराना कोई आईटीसी नहीं है, जो 4 डेटा भी आप सुन के हैं वही है। तो ये 4 में अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो पॉइंट 3 का नहीं मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, 2 का 90% मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। आगे क्वेश्चन पेंडिंग है, देखते हैं। पॉइंट 2, अच्छा पॉइंट बोल रहा डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज आर अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A। आपको याद होगा जीएसटीआर 1 जो सप्लायर भरता है वो आपको ऑटो पॉपुलेट करके रिफ्लेक्ट करता है आपके जीएसटीआर 2A में। तो बोल रहा है डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, जो भी आप जीएसटी दियो ना, आर अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A, वो मैच कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर आइटम 1 दैट इज रॉ मटेरियल ए। बोल रहा है ऐसे जितना भी आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हो वो सप्लायर लोग भी अपना अपना रिटर्न में दिखाया है, बट रॉ मटेरियल ए वाला नहीं दिखाया है, तो ये तो मिसमैच्ड हो गया ना। अकॉर्डिंगली अब आपको ए का क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिसमैच्ड है। बट हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग ये भी तो पढ़े हैं कि मैच्ड क्रेडिट तो 100% मिलता है और अनमैच्ड क्रेडिट के लिए मैच्ड का 10% मिलता है, याद आ रहा है? हाँ, वो 10% का बात करेंगे हम, बट एज सच इसका तो क्रेडिट नहीं मिलना है। तो यहां पर अगर आप लिंक भी कर दें तो आपको रूल 36(4) के हिसाब से 10% मैक्सिमम का क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलेगा, देख लेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट, हेंस कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी इज नॉट रिफ्लेक्ट इन जीएसटीआर 2A। ये तो अपने बात कर ही रही है कि रॉ मटेरियल ए वाला मिसमैच्ड है। क्या करना है हमारे को? तो बोल रहा है कंप्यूट करिए द फॉलोइंग। नंबर 1, अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी, ये रहा, इसका नहीं मिलेगा, इसका 45 मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका पूरा मिलेगा, और ओवरऑल का 10% तक एक्स्ट्रा मिल सकता है, वो भी चेक कर लेंगे अनमैच्ड के लिए। इसके अलावा और क्या मांग रहा है? नंबर 2, नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, ये भी निकाल के दीजिए। तो ये तो पेमेंट चैप्टर से लिंक्ड है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर यूजिंग अवेलेबल आईटीसी, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो चलिए पहले आईटीसी दिखा देते हैं, ये जो हम आपको यहां सॉल्व किए। देखिए रॉ मटेरियल ए, ठीक है, और अगेन इस पार्ट पे भी हम बता दें, ये जो वीडियो है, वीडियो में हम क्या किए हैं, पहले से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके रख दिए पीडीएफ में, ताकि हम लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। 10-12 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो जिसको बस समझना है या अपना आंसर टैली करना है वो जल्दी कर पाए, इसलिए हम यहाँ पर मैनुअली फिर से लिख के सॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, ऐसे रफ में तो सॉल्व किए भी हम, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन के लिए आप पोर्टल चल जाना, हमारा पोर्टल है bgonline.in, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, डीटी आईडीटी दोनों। चलिए
देख लीजिए, रॉ मटेरियल ए का क्रेडिट नहीं दिए, रीजन भी लिख दिए हम, एज द सेम इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A, आईटीसी शैल बी नॉट अलाउड, शैल नॉट बी अलाउड, सॉरी। हाँ, 10% का बात करेंगे अभी हम। देखिए रॉ मटेरियल बी 10% तो डिस्ट्रॉय हो गया था रास्ते में, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। 90% का मिल रहा था ना, 45,000 ईच, देख लो वही लिखा हुआ है, ओनली 90% शैल बी अलाउड एज आईटीसी, बैलेंस 10% डिस्ट्रॉयड इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). ठीक है, 17(5) तो नंबर याद रखना ही है। नेक्स्ट, पाइपलाइन ब्लॉक्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन ब्लॉक्ड है 17(5) में, क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो अगेन इसका क्रेडिट नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस ट्रक का मिलेगा, ठीक है, टोटल कर लिए। अब यहां रुकना नहीं अपने को, ये जो अनमैच्ड है इसके रेस्पेक्ट में 10% मिलेगा, बट 10% 60,000 का नहीं, 10% मैच्ड का, तो 1 लाख का 10% ईच। देख लीजिए, 10% आईटीसी फॉर द अमाउंट नॉट मैच्ड इन जीएसटीआर 2A। ये 10,000 हो रहा है, मैक्सिमम 10% होता था। अगर ये अमाउंट 9,000 होता तो आप 9,000 नहीं देते, वो तो हमारा अमाउंट सफिशिएंट है, तो पूरा 10 दे रहे। क्लियर है? तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया आपका, एलिजिबल आईटीसी आ गया 1,10,000 ईच, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट तो निकल गया और ये मेरा लायबिलिटी है, तो पे करते हैं ये। तो नेक्स्ट पेज आप देखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश। कॉलम्स देख लीजिए, वैसे ही बनाए हम लोग, 3 अमाउंट कॉलम, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आउटवर्ड जीएसटी देख लीजिए, इंटरस्टेट 85 लाख का 18%, तो आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट 15 लाख है, 99% ईच, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये हम टोटल कर लिए, तो ये टोटल मेरा लायबिलिटी है। अब इसको पे करने के लिए क्रेडिट है। क्रेडिट 2 ही टाइप का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है ही नहीं। देख लीजिए, आईजीएसटी नील है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी को पहले कहां यूज करोगे? तो पहले खुद में, एसजीएसटी में तो यूज होता ही नहीं है, और आईजीएसटी के लिए बचा ही नहीं। कह रहे सेम वे एसजीएसटी पहले कहां यूज होगा? तो पहले होगा खुद में, सीजीएसटी में होता ही नहीं है, और आईजीएसटी के लिए बचा नहीं। तो जो भी डिफरेंस बचा अमाउंट, ये आपको कैश लेजर से, वॉलेट से पेमेंट करना होगा, ई कैश लेजर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही था, और आज नहीं अगले टर्म, उसके अगले टर्म, हर टर्म में यहां से ये पेमेंट वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्लियर है? चलिए, तो 8 मार्क का क्वेश्चन अपने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A वैल्यूएशन चैप्टर से न्यूमेरिकल है, और अगेन वैल्यूएशन चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए ही है। और ये क्वेश्चन भी आप समझना, पेपर एज सच ऐसा नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड पेपर हो। हाँ, अपने बोले लेंदी हो सकता है पेपर, ठीक है, स्पीड पे डिपेंड करता है, बट विजिबल एरिया से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन 8 मार्क, पता था लोग को आएगा। वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल आना ही है, अगेन पता है, अगले टर्म भी आएगा, आप देखना। ठीक है, चलिए 6A 6 मार्क का क्वेश्चन है वैल्यूएशन पे। बोल रहा है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय SQM लिमिटेड टू ACD लिमिटेड इन द मंथ ऑफ February 2020। बोल रहा है कोई कंपनी है SQM, और वो AQM को कोई मशीन बेचा है फरवरी में, एट लिस्ट प्राइस ऑफ 9.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, और वो बेचा है 9.5 लाख में, टैक्सेस और डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेलिंग प्राइस है या लिस्ट प्राइस है, बट हम लोग प्राइस पे जीएसटी नहीं लगाते हैं, हम लोग वैल्यू पे जीएसटी लगाते हैं। और हमारे यहां वैल्यू का मतलब होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15 में। और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता था, अगर आप लोग को याद है, प्राइस प्लस 15(2) के हिसाब से डेट्स, और फिर डिस्काउंट लेस करते थे आप 15(3) के हिसाब से।
तो ये प्राइस दिया हुआ है आपको 9.5 लाख, उसमें आपको डेट्स जो शॉर्टकट था हमारा और डिस्काउंट, डेट्स ऐड करना है, डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद जाकर आएगा वैल्यू, ये मांगेगा आपसे। क्लियर है? चलिए, तो मेरा स्टार्टिंग ये तो बता दिया 9.5 लाख। पॉइंट 1, इसके बाद बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन मशीन। 15(2)(a बोलता था कि टैक्सेस ऐड होगा प्राइस में। हाँ, जीएसटी वाला टैक्स नहीं ऐड होगा, बट जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस है वो ऐड होगा, तो ये ऐड करोगे आप। तो आपका अगर हम रफली अगर कैलकुलेशन समझा दें आपको, यहीं पर सॉल्यूशन तो दिखाएंगे ही, तो 9,50,000 है लिस्ट प्राइस, उसमें ये जुड़ेगा 45,000 15(2)(a के हिसाब से। चलिए, नंबर 2, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस अलग से लिया है कुछ, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एट एसीडीज फैक्ट्री। बोल रहा है मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आप बायर हो, हम सेलर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम आपके यहां पहुंचा के देंगे, इसको आप FOR सेल बोलते थे, आते फ्रेट ऑन रिसिप्ट, दैट इज FOR कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम आपको आपके यहां पहुंचा के दे रहे हैं गुड्स, तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो खर्चा मेरा इंसिडेंटल एक्सपेंस है, और अकॉर्डिंगली 15(2)(c, ठीक है, आपको क्लॉज नहीं याद हो तो भी चलता है, 15(2) में आपको ये अमाउंट ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे सप्लाई से लिंक्ड है, इंसिडेंटल है। क्लियर? चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। SQM लिमिटेड नॉर्मली गिव्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर पेमेंट। बोल रहा है हम 30 डेज आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं इंटरेस्ट फ्री। आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस। तो हम जो आपको गुड्स बेचे हैं ना, वो 30 डेज तक तो पेमेंट कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद 1% महीने का लेते हैं। ACD लिमिटेड, आप बायर, पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 डेज, तब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे नॉर्मली। बट क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट बोल दिया, SQM सप्लायर वेव्ड द इंटरेस्ट पेबल। सप्लायर आपसे इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया। तो समझना, ऐसे तो 15(2)(d बोलता था कि डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनल्टी, कुछ भी नाम बोल लीजिए, अगर हम वो चार्ज किए आपसे तो वो ऐड होगा। तो ये इंटरेस्ट ऐड होता, लेकिन क्योंकि हम वेव ऑफ कर दिए, चार्ज किए ही नहीं, ये ऐड नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, पॉइंट 2, SQM लिमिटेड रिसीव्ड 50,000 एज सब्सिडी। सब्सिडी के लिए 15(2)(e था प्रोविजन। ये बोलता था गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो ऐड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के अलावा कोई और देगा तो ऐड करेंगे। बट कब ऐड करेंगे? अगर वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड हो। समझ आ रहा है? चलिए, SQM लिमिटेड रिसीव्ड 50,000 एज सब्सिडी फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO। तो गवर्नमेंट होता तब तो हम ऐड करते ही नहीं, नॉन गवर्नमेंट है, ऐड करेंगे अगर डायरेक्टली लिंक्ड है तो देखिएगा, दिस सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस। खुद ही बोल दिया यार ये लोग कि लिंक्ड टू प्राइस है ही नहीं, एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस। लिंक्ड होता तो ऐड करते हैं, नहीं लिंक्ड है नहीं ऐड करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा पॉइंट 3, ACD लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट। बोल रहा बायर ना 15,000 का डिस्काउंट ले लिया है पेमेंट के टाइम पे, विच वॉज नॉट एज पर द अग्रीमेंट। समझिएगा, 15(3) बोलता था डिस्काउंट का प्रोविजन। डिस्काउंट दो टाइप का, एक प्री सप्लाई, एक पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई डिस्काउंट बिल में दिखाइए, लेस कर देंगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए कंडीशन था, पहले तो ये फाइनल पेमेंट के टाइम पे लेस किया, तो प्री सप्लाई तो नहीं है, और लिख के भी बोल रहा है विच वॉज नॉट एज पर द अग्रीमेंट। अब समझिएगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट लेस होता है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। 2 होता है, हम लोग 3 बोल दिए।
नंबर 1, पहले तो आपको दिखाना होगा कि अग्रीमेंट था पहले डिस्काउंट को लेकर। डिस्काउंट भले बाद में दिया गया है बट पहले अग्रीमेंट था। यहां तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, अग्रीमेंट ही नहीं था, तो इसको आप लेस नहीं करोगे। समझ आ रहा है? तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। हाँ, पहले से अग्रीमेंट होता, इनवॉइस लिंक करते हैं और जितने से डिस्काउंट हुआ उतने से बायर आईटीसी रिड्यूस करता, तब हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बोल के इस अमाउंट को माइनस कर दिए होते। बट यहां तो वो है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट 4, एसक्यूएम लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 एज टीसीएस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 15(2)A में अपने पढ़े थे कि टैक्सेस ऐड होता है, बट एक सर्कुलर आया था और वो बोला था टीसीएस कोई टैक्स थोड़ी है, ये तो एक इंटरिम लेवी है, तो इसको ऐड मत करिएगा। यही था प्रोविजन। क्लियर है? तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है अभी तक। 9,50,000, 45, 60 ऐड हुआ है। ये सब विथ रीजन आपको हम बता दिए क्यों नहीं हो रहा है। नीचे आइए, कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू, वही निकाल रहे हैं हम लोग, ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, कंसिडरिंग दैट प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई एंड बोथ पार्टीज आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। बोल रहा है वैल्यू निकालिए, बाकी सब कंडीशन कि प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, बायर सेलर अनरिलेटेड होना चाहिए, वो सब है। देख लीजिए, हम लोग सॉल्व कर ही लिए अभी। लिस्ट प्राइस 9,50,000, म्युनिसिपल टैक्स ऐड हुआ, फ्रेट ऐड हुआ। इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड किए? ऐसे तो ऐड करते क्योंकि ये वेव ऑफ कर दिया, इसलिए नहीं किए। सब्सिडी क्यों नहीं किए? क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं था। डिस्काउंट क्यों नहीं लेस किए? क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का पहला कंडीशन क्या कि आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, वही नहीं था। टीसीएस तो क्लैरिफाइड था कि ऐड होता ही नहीं है, तो वही अमाउंट जोड़ लिया जाए तो कितना हो गया? 10,60,000। ये आ गया आपका वैल्यू। क्लियर है? प्रेजेंटेशन के लिए ये जो यहां पे हम प्रोविजन लिखे ना, ये प्रोविजन को आप नीचे नोट्स में भी दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक और क्वेश्चन हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अगला पॉइंट बी बोल रहा है इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिसाइड विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी। बोल रहा है जीएसटी किसको देना आप बताइए। तो ये नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देता है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट देगा, और 9(5) का केस है, सेक्शन 9(5), तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है। यही है। चलिए तो देखते हैं। यू मे एज्यूम दैट रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। रेसिपिएंट इंडिया में। इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जम्पशन अवेलेबल। ठीक है, तो बोल रहा है टर्नओवर और एग्जम्पशन वगैरह हटा दीजिए। चलिए, नंबर 1 बोल रहा है वीर ट्रांसपोर्ट और रजिस्टर्ड जीटीए। ठीक है, वीर ट्रांसपोर्ट और रजिस्टर्ड जीटीए पेइंग आईजीएसटी 12%। जीटीए पे रिवर्स चार्ज याद है, बट ऑप्शन होता है कि जीटीए खुद देगा तो 12% देगा और आईटीसी लेगा, या फिर सामने वाला रेसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन है तो वो आरसीएम में 5% देगा। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है वीर ट्रांसपोर्ट और रजिस्टर्ड जीटीए पेइंग आईजीएसटी 12%, ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी। मान लो हम वीर ट्रांसपोर्ट है जीटीए वाला, ठीक है, रजिस्टर्ड आदमी है और 12% टैक्स दे रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में। ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी, मान लो आप दिलीप एंड कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरी फर्म, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो। ये लाइन सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए आरसीएम नहीं लगेगा। आगे पढ़ लो ना, विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और एनी अदर लॉ। हाँ, अगर सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता और हम बोलते मेरे पास ऑप्शन है जीटीए का कि हम टैक्स नहीं देंगे, तब आरसीएम होता। बट यहां हम ऑलरेडी 12% दे रहे हैं और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा।
क्लियर है? हाउएवर आपको बता दे तो ये एग्जम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि जीटीएस सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्ट होता था। ठीक है, एंट्री 21A में एग्जाम्शन चैप्टर के। वैसे एग्जाम्शन मांगा नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्लियर है? नंबर 2, मिस्टर कमल जैन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर। याद करिएगा, ऑथर पे हम लोग बात कर चुके हैं, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, ऑथर को लेकर बात की ना कि ऑथर लोग को ऊपर में ऑप्शन होता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जाए या रिवर्स चार्ज में। ये ऑप्शन जब से अवेल करेंगे 1 साल तक वही ऑप्शन उनको फॉलो करना पड़ता है, ऑप्शन चेंज नहीं होता था। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है मिस्टर कमल जैन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव्ड 20 लाख फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम PQR पब्लिकेशन लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13(1)(a) of Copyright Act। सेक्शन नंबर वहां से हमको मतलब नहीं है। बोल रहा है एक ऑथर है, कॉपीराइट दिया है, कॉपीराइट सर्विस पब्लिशर को आपको बताना है कौन टैक्स देगा। तो यहां यह अच्छा पॉइंट अमेंडमेंट था। यहां आपको बताना पड़ेगा कि कमल जैन के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में चले जाए या फिर वो रिवर्स चार्ज में चले जाए। बट जो भी ऑप्शन ऑप्ट करेगा वो ऑप्शन फॉलो करना होगा उसको 1 ईयर तक। तो ये ऑप्शनल RCM वाला प्रोविजन था। क्लियर है? चलो, तो ये कितने मार्क का क्वेश्चन था? 4 मार्क का क्वेश्चन था, 2-2 मार्क ईच। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7A 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है BBD प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात, कोई कंपनी है गुजरात का, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट Z विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। बोल रहा है यह आदमी मैन्युफैक्चर करके बेचता है कोई प्रोडक्ट Z जो कि एग्जम्प्ट है GST से। वाइड नोटिफिकेशन इशूड अंडर रेलेवेंट GST legislation। द कंपनी सेल्स Z ओनली विद इन गुजरात। इंट्रास्टेट सप्लाई करता है। ठीक है, गुजरात का आदमी है, गुजरात में ही बेचता है। ठीक है, और इनका गुड्स अभी तक क्या है? एग्जम्प्ट है एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ। सेक्शन 23 बोलता है, ये भी समझा भी देंगे। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 50 lakhs। कोई नहीं। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द सेल टू ग्रो बाय 10% इन द करंट ईयर। पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख है, कंपनी उम्मीद कर रहा है कि इस बार 10% सेल बढ़ेगा, तो 55 लाख का एक्सपेक्टेशन है। चलिए, हाउएवर अब क्या है स्टोरी में? तो बोल रहा है हाउएवर इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन Z वाज विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इसका प्रोडक्ट Z जो ये लोग बेचते था, मैन्युफैक्चर करके बेचता था, जो एग्जम्प्ट था, उसका एग्जम्पशन वापस ले लिया गया एंड GST 5% वाज इम्पोज्ड देयर ऑन, और उस पर GST लग रहा है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर 9 month, देखिएगा 1 जनवरी से टैक्सेबल हो गया ना, तो दिसंबर तक का बता रहा है स्टोरी। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 9 month एंडेड ऑन 31 December 19 वाज 42 lakhs। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टोरी समझा देते हैं क्या लिखा था। कुछ कुछ अनवांटेड डेटा दिया है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है 50 लाख, एक्सपेक्टेड ग्रोथ 10% का है, और प्रोडक्ट जो ये मैन्युफैक्चर करके सेल करता है एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट था। ठीक है, प्रोडक्ट Z जो था। इस साल का डेटा क्या है कि इस साल ये प्रोडक्ट 1/4/20 साल स्टार्ट हुआ, 1/1/20 सॉरी 1/4/19 ना, इस पीरियड में ये प्रोडक्ट एग्जम्प्ट था।
और इस पीरियड का टर्नओवर दिया हुआ है मेरे को 42 lakhs। ठीक है, 1 जनवरी से एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया गया और अब से ये टैक्सेबल हो गया एट द रेट ऑफ 5%। यही डेटा है अभी तक। तो चलिए आगे क्या बोल रहा है, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन that it does not require to get registered under GST law for the current financial year 1920। ये कंपनी बोल रहा है मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लाइबल नहीं है। एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइस बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। तो बोल रहा है आपको बताना है क्या इस आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। तो समझिएगा आपको क्या क्या प्रोविजन लिखना है आंसर में। सबसे पहले आप बोलोगे एज पर सेक्शन 22 नॉर्म स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 10 लाख और नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख तक का टर्नओवर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। ठीक है, ये गुजरात में है तो आप स्पेशल स्टेट्स तो छोड़ ही दो। हाउएवर अगर कोई आदमी एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है, गुड्स, तो उसके लिए लिमिट हो जाता है 40 lakhs का। और ये 40 lakhs क्या देखते हो आप, एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप लोग याद आना चाहिए, ये मतलब कैसा भी हो आपका सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, जीएसटी के बाहर वाला सप्लाई हो, उससे मतलब नहीं, कैसा भी हो आपका होना चाहिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट टर्नओवर भी आता है, इंक्लूड्स एग्जम्प्ट टर्नओवर। और इसका अभी तक तो एग्जम्प्ट टर्नओवर, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसका अभी तक एग्जम्प्ट टर्नओवर कितना है 42 lakhs। तो 40 लाख क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाउएवर फिर आपको लिखना है सेकेंड पॉइंट कि एज पर सेक्शन 23 अगर कोई आदमी एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। तो ऑल दो इसका 42 lakhs हुआ था बट सेक्शन 23 इसको बचा दिया और क्या बोला इसको कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट थर्ड पॉइंट फिर आप लिखोगे सिनेरियो चेंज हो जाएगा 1/1/2020 से। क्यों? क्योंकि 1/1/2020 से अब आपको सेक्शन 23 नहीं बचा पाएगा। 23 कब तक था? जब तक आपका गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट हो। अब तो आपका गुड्स क्या हो गया? टैक्सेबल। तो अब आप लाइबल हो जाओगे फॉर रजिस्ट्रेशन। और थोड़ा बढ़ के अगर अपने आपको बता भी दें तो आपको 30 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा 31 जनवरी 2020 तक। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस इन पार्ट बी ऑफ ई वे बिल? बोल रहा है ई वे बिल याद आ रहा है, जीएसटी EWB 01, दो पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में गुड्स का डेटा मेरा आपका डेटा होता था और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट का डेटा होता था। तो पूछ रहा है इज इट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस इन पार्ट बी ऑफ ई वे बिल? कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट with reference to e-way bill under CGST rules। तो याद करिए प्रोविजन 138 रूल का। आप बोलोगे नॉर्मली पार्ट बी मैंडेटरी होता है। हाँ, जनरली आपको पार्ट बी भरना पड़ता है, बट इसका एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? कि अगर आप विद इन द स्टेट, अपने ही स्टेट में, विद इन द स्टेट, बुक में इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था प्रोविजन जहां से आया। एक क्वेश्चन आप नहीं देखोगे जहां जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड ना हो। सिलेबस तो कवर्ड होता है सबका, बुक में तो हर सिलेबस कवर्ड था, बट जो जो इंपॉर्टेंट मार्क था सब क्वेश्चन वहीं से। ठीक है,
एक्सेप्शन क्या था? विद इन द स्टेट अगर सप्लायर के प्लेस से लेकर ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक गुड्स जाता है, या ट्रांसपोर्टर के प्लेस से लेकर रेसिपिएंट के प्लेस तक गुड्स जाता है और डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है। एक मिनट, क्या हो गया? जस्ट एक मिनट वेट करिए। हाँ, अगर ये डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर है आपके प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक या ट्रांसपोर्टर के प्लेस से रेसिपिएंट के प्लेस तक, तो आप उस केस में ई वे बिल तो जनरेट करोगे, बट पार्ट बी भरने का रिक्वायरमेंट नहीं था। क्लियर है? बट ये भी ध्यान रखिएगा विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट होगा तभी, इंटर स्टेट में नहीं। तो यही था क्वेश्चन आपके। कितने मार्क का था? 3 मार्क का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सी, इनफॉर्म GSTR1 सेक्शन 37। याद करिए GSTR1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, सबमिशन ऑफ इनवॉइस वाइस डिटेल्स, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क से पूछे। ठीक है, इनफॉर्म GSTR1 submission of invoice wise details of outward supply is mandatory for all kind of invoices issued during the tax period। बोल रहा है GSTR1 में आपको हर इनवॉइस का डेटा देना पड़ता है, मैंडेटरी है, इनवॉइस वाइज डेटा। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अबव स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू GST लॉ। तो ये रॉन्ग है, नहीं, आपको इनवॉइस वाइज नहीं देना पड़ता है। हाँ, अगर आपका सप्लाई, ये भी लिख के बता दें हम आपको, अगर आपका सप्लाई B2B है तब तो आप इनवॉइस वाइज डेटा देते हो। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि सामने वाला को क्रेडिट लेना है तो हम लोग मैच करेंगे। बट अगर आपका B2C सप्लाई है तो अगर ट्रांजैक्शन बड़ा है और अमाउंट भी बड़ा है, अगर ये इंटर स्टेट है और 2.5 लाख से ऊपर का है, तब जाकर आप इनवॉइस वाइज डेटा देते हो। अदर केसेस में आप कंसोलिडेटेड डेटा देते हो। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं क्या मैंडेटरी इनवॉइस वाइज डेटा, तो आप बोलोगे पार्टली ट्रू है। हाँ, इनवॉइस वाइज यहां मैंडेटरी B2B में, B2B में अमाउंट नहीं देखते हम लोग, ठीक है, बट B2C में देखते थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 8A, who can impose restriction on utilization of ITC available in e-credit ledger under what circumstances can restriction be imposed under CGST rules? अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन। रूल 86A इस बार इंसर्ट हुआ था, जिसमें बोला था कि कमिश्नर को अगर लगता है कि जो आप क्रेडिट ले रखे हो वो क्रेडिट गलत है, तो वो आपका क्रेडिट को फ्रीज कर सकता था। तो हु मतलब कमिश्नर, और वो मैक्सिमम क्रेडिट जो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, दैट इज फ्रीज करेगा, वो 1 ईयर के लिए होता था। कब कब करता था? 86A में पढ़े थे, इंपॉर्टेंट मार्क था, अमेंडमेंट था इस बार का। तो देखिएगा अमेंडमेंट से, TDS से अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, यहां भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, RCM में अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो अगर मान लो आप बिना इनवॉइस से क्रेडिट ले लियो, या बिना गुड्स रिसीव हुए क्रेडिट ले लियो, या रिटर्न नहीं लगाए हो, या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है, फेक इनवॉइस पे क्रेडिट लियो, तो उसके लिए रूल 86A आया था कि कमिश्नर क्या करेगा, आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। वैसे ये रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम 1 साल तक होगा, और ये 1 साल के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करके ये लोग कंप्लीट करते थे, कंक्लूड करेंगे कि क्या सही में आप क्रेडिट का चोरी कियो या बस डाउट था। क्लियर है? तो अगेन 86A, और ये क्वेश्चन फाइनल में भी लिंक्ड होके आया था, अमेंडमेंट था, आना ही था। ठीक है, नेक्स्ट वन,
बी, explain the order of discharge of tax and other dues as per the provisions of 49(8) of CGST Act. ठीक है, हम रिपीटेटिव साउंड नहीं करना चाहते हैं, बट अगेन बुक में देखिएगा इंपॉर्टेंट मार्क से क्वेश्चन था। सीक्वेंस क्या होता है आपका पेमेंट का, और किस चीज का पेमेंट का? टैक्स एंड अदर ड्यूज। अदर ड्यूज मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट। तो सीक्वेंस होता था आपका पहले प्रीवियस पीरियड, फिर करंट पीरियड। मान के चलो मेरा जनवरी का पैसा नहीं दिया हुआ है और फरवरी का भी नहीं दिया, तो पहले पेमेंट होगा जनवरी का, जो आप सेल्फ एसेस कर रखे हो, मतलब जो आप खुद से दिखा रहे हो। और फिर क्या होता है, जो आपको दिखाना पड़ा जब प्रॉपर ऑफिसर आपको पकड़ता है डिमांड रिकवरी चैप्टर में। तो ये सीक्वेंस होता है आपका पेमेंट का। क्लियर है? पहले प्रीवियस पीरियड का ड्यूज जाएगा, फिर करंट पीरियड का जाएगा, और फिर जो पहले दो तो हम सेल्फ असेस्ड था, जो खुद मान रहे थे, बट इसके बाद जो मनवाया गया सेक्शन 73, 74 में। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस। नेक्स्ट, सी, with reference to provisions of CGST Act, discuss in brief when import of services is to be considered as supply and when it is not to be considered as supply. बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर बताइए कि ये कब सप्लाई माना जाता है और कब सप्लाई माना नहीं जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए दो सेक्शन था आपका, एक 71B और एक था सेक्शन 71C, जो कि आपको शेड्यूल C1 में भेजता था पैरा 4। ये बोलता था सप्लाई कब मानेंगे? जब इंपोर्ट हो, कंसीडरेशन हो, और वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तीन कंडीशन था 71B में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, आपके बिजनेस से लिंक्ड होना हो, तो इसको सप्लाई मानेंगे। 71C पैरा 4 बोलता था कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विदाउट कंसीडरेशन, ये तो फ्री का बात करता था ना, बट किससे लियो? तो अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन से लियो या फिर अपना स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से लियो, हेड ऑफिस बाहर है आपका, ब्रांच बाहर है, उससे लियो, तब सप्लाई मानेंगे। इन दोनों के अलावा बाकी केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आप जीएसटी या सॉरी उस पर सप्लाई नहीं मानते हो। क्लियर है? इसका चार्ट भी बना हुआ था आपके बुक में, जस्ट हम एक बार दिखाई दें आपको। चलिए, क्वेश्चन कहां कहां से था हम आपको वो दिखा देते हैं पूरा। ठीक है, बुक से भी देखिएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर चार्ट बनाए थे हम लोग, 71B, 71C पैरा 4, ये रहा चार्ट, और इस पर 4 क्वेश्चन भी किए थे, तो यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन और कहां से था आपके? ऑथर वाला था ना। देखिए, पहले तो जीटीए वाला भी दिखा दें। ये था जीटीए वाला प्रोविजन। ठीक है, टू अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन था। इसके बाद ऑथर वाला था, ये देखिए ऑथर वाला अमित त्रिपाठी वाला बात किए थे हम लोग, तो यहां से क्वेश्चन था। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर
वैल्यूएशन चैप्टर, पूरा चैप्टर को इंपॉर्टेंट बोले थे, न्यूमेरिकल आता है इससे, और न्यूमेरिकल आया भी था आपके, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी अपने किए, ई वे बिल दिखा रहे थे, थ्योरी वाला दिखा रहे थे बेसिकली आपको हम, बाकी प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली कवर्ड ही है। इनवॉइस वाला और ई वे बिल वाला। देखिएगा इनवॉइस वाला में GSTR 1 में अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, B2B सप्लाई हो तो इनवॉइस वाइज डेटा जाता है, B2C में अगर नेचर बड़ा हो, इंटर स्टेट हो और अमाउंट भी बड़ा हो, 2.5 लाख से ज्यादा, तब इनवॉइस वाइज, एल्स कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन था। और फिर ई वे बिल, ई वे बिल ये रहा, देखिएगा हाईलाइट किया हुआ है, व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। जब कंसाइनर के यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां गुड्स जा रहा है सेम स्टेट में, 50 किलोमीटर है, या ट्रांसपोर्टर के यहां से कंसाइन के लिए जा रहा है, तो ई वे बिल जनरेट होगा, पार्ट बी नहीं भरना है, ठीक है। और एक दिखा रहे थे रूल 86A, जो इस बार का अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था। ठीक है, पेज 154 पे देखिएगा, रूल 86A न्यूली इंसर्टेड था। प्लेन यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 1 साल तक जो कमिश्नर क्या करता है, फ्रीज कर देता है आपका क्रेडिट। कब कब करता है? 16(2) से लिंक्ड वाले केसेस। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका आईडीटी पेपर का एनालिसिस। न्यूमेरिकल अपने सॉल्व कर लिए, थ्योरी जो था वो संग संग हम आपको लिख लिख के भी दिखा दिए, ठीक है, रफली, और मेन जो प्रोविजन था बुक से भी दिखा दिए। तो डीटी आईडीटी हमारा कंप्लीट है पेपर। चलिए, थैंक यू।